कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास फिलहाल अकेले चलो की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का नीतिगत समर्थन समय समय पर विभिन्न गठबंधनों के लिए रहा है और वो चिराग पासवान और राजनाथ सिंह की क्या कुछ बातें हुई हैं, वो तमाम बातें सार्वजनिक की गई है। कल ही से चल रहा है कि 10 मिनट तक राजनाथ सिंह चिराग पासवान से उनसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो मनमुटाव और कड़वाहट बिहार सरकार के वजह से चिराग पासवान के बीच में जो बढ़ी थी और एनडीए से जो जिस प्रकार से खबरें आ रही थी चिराग पासवान अलग हो गए, मगर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान में कहते हुए नजर आए, ये बातें साफ दिखी कि उनकी अभी भी एनडीए में बनती ही नहीं है, एनडीए में जगह भी है। तभी इस प्रकार से देश के रक्षा मंत्री ने चिराग पासवान से इतनी देर तक बात की है। साथ ही अग्निपथ और अग्निवीर को भी लेकर क्या कुछ बातें हुई है, वो तमाम बातें चिराग पासवान बात कर रहे थे। उन तमाम मुद्दों के साथ अभ्यर्थियों को लेकर और भी एनडीए और बिहार में जो नीतीश कुमार से उनकी बातें चल रही है और बीजेपी के कार्यालय पर लगातार हमला हो रहा है, इसको लेकर भी चिराग पासवान ने अपना पूरी बातें जाहिर की है। सुनेंगे इस वीडियो में। जी, कल देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी का फोन आया था इस विषय को लेकर। कल उनकी भाजपा की शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद ही उनका मुझे फ़ोन आया समर्थन के लिए, जहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हम तो अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं। बहरहाल चर्चा का विषय वो नहीं है। मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी चर्चा का विषय था कि मैं दोनों प्रत्याशियों को देखना चाहता था कि भाई एनडीए की तरफ से कौन है और महागठबंधन में यूपीए की तरफ से कौन आता है सामने। तो वो दोनों प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को देखकर ही पार्टी अपना फैसला लेती। पर जिस तरीके से राजनाथ जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बताया गया, तो पार्टी के लिए ये फैसला लेना कठिन नहीं था कि हमारा समर्थन उन्हीं को जाता है। भाई इस बात को मैंने निरंतरता में स्पष्ट किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास फिलहाल अकेले चलो की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का नीतिगत समर्थन समय समय पर विभिन्न गठबंधनों के लिए रहा है और वो रहेगा। पर आज की तारीख में पार्टी के संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार को बढ़ाना, ये हम लोग की प्राथमिकता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव हो या संभवतः नहीं यकीनन जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे बिहार में, उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, ये चुनाव की अधिसूचना आने के समय पर यह तय किया जाएगा। पर तब तक पार्टी अकेले चलो की रणनीति पर काम कर रही है। समय समय पर जब ऐसे बड़े फैसले लेने की जरूरत होगी, भाई जातीय जनगणना पे हम लोग का समर्थन पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। संजोग की बात यह है कि एक ही गठबंधन में होने के बावजूद दोनों में विरोधाभास था। भाजपा बाद में जरूर उनके साथ आई, पर पहले तो विरोधाभास था। तो जब ऐसे फैसले लेने की जरूरत आएगी तो ये फैसला इसलिए नहीं क्योंकि ये एनडीए की प्रत्याशी हैं। अगर इस बात को मैं प्रमुखता से बोलता हूं, अगर ये यूपीए की प्रत्याशी होती तो संभवतः हमारा समर्थन इनको उस तरफ भी जाता, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से ये आती हैं और जो इनकी कार्यशैली इनकी रही है, इनका कार्यकाल जिस तरीके से रहा है, इनका अनुभव जैसा रहा है और इनकी काबिलियत जैसी रही है, तो पार्टी ने इनको समर्थन देने का फैसला लिया है। क्या चिराग पासवान जो बीजेपी के तरफ से उनका बंगला को खाली करवाया गया, तो उसको भूल गए हैं? भाई ये तो आदरणीय रक्षा मंत्री जी ही बताएंगे, पर उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री जी मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं, सारी बातें उनसे हुई। बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए निर्णय लेने का आधार या मेरी पार्टी के लिए निर्णय लेने का आधार ये नहीं है। हमारे लिए निर्णय लेने का आधार जो उम्मीदवार हैं उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, उनका अनुभव, उनकी काबिलियत, ये आधार रहा जिस आधार पर यकीनन हम लोग का समर्थन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जाता है। यानी चिराग जी, एक सवाल है कि जिस तरह से आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी बातों को प्रमुखता से अपने वक्तव्य में मैंने स्पष्ट किया कि अगर ये विपक्ष की भी उम्मीदवार होती तो मेरा समर्थन इनको तब भी जाता। ये गठबंधन की प्रत्याशी है इसलिए समर्थन नहीं है, ये व्यक्तित्व के लिए समर्थन है। और देखिए अंतोगत्वा जब वो देश की महामहिम बनेंगी, राष्ट्रपति पद पर वो जाएंगी, तो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी नीतियों में उनकी एक अहम भूमिका होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
देश का प्रतिनिधित्व करने की एक अहम जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, तो वो किसी गठबंधन की या किसी दल की वो नेता नहीं रहेंगी। तो इसीलिए हम लोगों के फैसले लेने का आधार भी वो किस गठबंधन की प्रत्याशी है ये नहीं रहा। अगर यूपीए भी उनका नाम अगर सामने रखता तो मैं यूपीए का समर्थन करता। हम लोग का आधार उनका व्यक्तित्व, उनकी काबिलियत रहा। क्या लगता है बीजेपी कार्यालय में दी जाएगी? तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वो 12 लाख देंगे तो हम 24 लाख देकर आरजेडी कार्यालय में उनको नौकरी देंगे। भाई कार्यालय में नौकरी करने के लिए तो हमारे देश के नौजवान इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना। मेडिकल, फिजिकल रह रहकर एग्ज़ाम पिछले 3 साल से एग्ज़ाम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, भर्तियों का वो इंतज़ार कर रहे हैं। क्या एक कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है देश के युवाओं का। मैं किसी काम को छोटा नहीं मानता, डिग्निटी ऑफ वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, मैं मानता हूँ। पर जिस मेहनत के लिए, जिस पद के लिए हमारे नौजवान इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपने उनको भ्रम में रखा ना। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बयान आता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए सबसे पहले अग्निवीर को चुनूंगा, क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये अग्निवीर 4 साल सेना में नौकरी करके आएगा आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए, या देश के लिए समर्पित होने की भावना रखकर ये सर्वोच्च अपना निछावर करना चाहता है देश के लिए आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए? तो कहीं ना कहीं युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एक तो उनके आक्रोश को समझ नहीं पा रहे कि क्या कारण है। भैया 3 साल से आपने उन्हें भ्रमित करके रखा हुआ है। आपके हर मन से कहा जाता है कि भर्तियां निकलेंगी, एग्जाम्स होगा, और रातों रात आप एक अनाउंसमेंट कर देते कि अब जो एग्जाम होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए आपको लिए जाएंगे, तो बाकी का भविष्य उसका क्या? भाई कम से कम आप बैकलॉग तो क्लियर करते। जो पिछले 2 साल 3 साल का बैकलॉग है, जो आपने बहुत कन्वीनियंटली आपने कोरोना के ऊपर डालकर आपने उसको टालने का काम किया। 10 राज्यों में चुनाव करा लिए, पर एक आपने ये नहीं करवाया। हाँ, रिटर्न पास कर गए। हाँ, रिटर्न जो पास कर गए हैं, मेडिकल फिजिकल जो कर गए हैं, उसके बाद आप उनको भ्रमित करते रहे कि भैया भर्तियां निकालेंगे, और एकदम से आप एक रात अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भर्ती निकलेगी वो सिर्फ 4 साल के लिए निकलेगी, और उसके बाद जले पे नमक ये कह रहे हो उसके बाद तो हम उनको पकौड़े तलने के लिए लगाएंगे, तो उनको बार्बर की जॉब दी जाएगी, तो सिलाई चलाने का काम दिया जाएगा, तो उनको कार्यालय में चपरासी का काम दिया जाएगा, तो सिक्योरिटी का काम दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप युवाओं की भावना के साथ? मैंने बार बार कहा है कि उनसे संवाद करें। आज संभवतः केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल युवाओं से संवाद करेगा, उनकी बातों को सुने और उस पर अमल करें, और जितना पुनर्विचार इस योजना में करने की जरूरत है पुनर्विचार करें, और कम से कम ये बैकलॉग पहले क्लियर करें। 3 साल का जो उबाल युवाओं में है, कम से कम पहले उसको प्राथमिकता के आधार पर क्लियर करने का काम है। कार्यालयों पे हमला हो रहा है और भाई मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी की पार्टी किसका समर्थन करेगी नहीं करेगी। मैं कोई कहने वाला होता भी नहीं हूँ कि आप किसका समर्थन करें नहीं करें, पर हाँ मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि कई बार कुछ ऐसे नाम आते हैं जिनमें चर्चा की गुंजाइशें नहीं रहती। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम ऐसे नामों में से ही है। एक काबिलियत रखने वाली आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला, मुझे लगता है उनका समर्थन हर किसी को करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, जनता दल यूनाइटेड से भी आग्रह करूंगा कि उनका समर्थन करें। अंतोगत्वा फैसला जनता दल यूनाइटेड को लेना है। मुख्यमंत्री जी की भी एक परंपरा रही है कि पिछली 2 बार का अनुभव है उनका कि वो जिस गठबंधन के साथ होते हैं उसके प्रत्याशी का वो समर्थन करते नहीं हैं। उन्होंने प्रणब दा के समय पे भी हम लोगों ने देखा था, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी के वक्त भी उन्होंने अपने गठबंधन से हटकर उनका समर्थन किया था। रामनाथ कोविंद जी के भी वक्त हम लोगों ने देखा कि वो महागठबंधन में थे, पर उन्होंने एनडीए का उस वक्त समर्थन किया। अभी वो क्या फैसला करते हैं नहीं करते हैं ये मुख्यमंत्री जी को तय करना है, पर हाँ आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का नाम ऐसा है कि उसमें ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश बचती नहीं। कार्यालय पर हमला हो रही है और ये आरोप नीतीश कुमार और जदयू पर लग रही है, बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, ये उनके संरक्षण में बीजेपी नेताओं और कार्यालयों पर हमला किया है। भाई जांच का विषय है, पर इतना तो मैं जरूर मानूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः भारत के संघीय ढांचे में जो संविधान अधिकार बांटता है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अगर किसी राज्य में किसी तरीके की हिंसा
किसी तरीके का उपद्रव या किसी तरीके का अपराध या किसी तरीके की असामाजिक घटना या अराजकता का माहौल बनता है तो उसकी जिम्मेदारी उसको रोकने की पूरी तरीके से राज्य सरकार की ही होती है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या उनके कार्यालयों पर अगर इस तरीके से हमला हो रहा है या जिस तरीके से 3 दिन तक बिहार जलता रहा, भाई कहाँ थी आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आपकी खुफिया एजेंसी, आपका खुफिया तंत्र? एक दिन का शायद आपको जानकारी नहीं मिली, दूसरे दिन फिर आगजनी हुई, तीसरे दिन फिर हुई, तो क्यों राज्य सरकार असमर्थ रही इसकी जानकारी को हासिल करने में इंटेलिजेंस के माध्यम से, और इसको रोक पाने में या इसको नियंत्रित करने में क्यों 3 दिन तक बिहार इस तरीके से जलता रहा? ये प्रश्न तो उठेंगे ही भैया। एक बयान ये भी है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं, तो एनडीए के में इस तरह से कल से कहा गया कि एनडीए का पार्ट है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार और आपके बीच का या बीजेपी के बीच की दूरियां पड़ जाएंगी? अरे नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। एक फैसला लेने से दूरियां मिटती घटती थोड़ी हैं। इस तरीके से तो जातीय जनगणना में जब मैं मुख्यमंत्री जी का समर्थन कर रहा था तो मेरी और उनकी तो दूरियां पूर्णतः समाप्त हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता है। ये बड़े फैसले होते हैं जो आप राष्ट्र हित में लेते हैं और जिसको दलगत राजनीति से उठकर लेने की जरूरत है। ये उन्हीं फैसलों में से एक है। एक बयान ये भी है कि आर्मी में जाने के लिए किसी ने न्योता नहीं दिया है। अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए। हाँ बताइए, जिस तरीके से जनरल साहब का ये बयान आया है कि भैया आपको अगर जाना है तो जाइए, किसी ने आपको न्योता नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं आप भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बयान वीके सिंह जी के द्वारा दिया गया, आप बच्चों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके आक्रोश को भी समझने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी मनोस्थिति को समझने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके की बयानबाजी देकर उनकी भावनाओं को और ज़्यादा अहित करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, मैंने उनसे बातचीत की। बहरहाल वो समय ऐसा नहीं था, राष्ट्रपति को लेकर चर्चा चल रही थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से वो बाहर निकले थे। उनसे मैंने आग्रह जरूर किया है कि संभवतः अगर वो समय देते हैं तो आने वाले दिनों में अग्निपथ योजना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या राय हैं, क्या क्या सुझाव हैं, उसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल उनसे ज़रूर मिलना चाहेगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर समय मिलता है तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल बहाली शुरू कर दी है, पर जिस तरीके से निरंतरता में संशोधन उसमें हो रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं उम्मीद रखता हूं बैकलॉग को क्लियर करने की हम लोग की एक बड़ी मांग ज़रूर एक है कि पहले जो 3 साल का जो वाल है, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जो बार बार आपके सामने आग्रह कर रहे थे और आप ही ने विश्वास दिलाया था कि भैया भर्तियां शुरू की जाएंगी, ये नहीं करना एक बहुत बड़े आक्रोश का कारण है। अगर मौका मिलेगा तो पार्टी अपनी तरफ से पत्र के माध्यम से ज़रूर हम लोगों ने पार्टी के विचारों को उनके समक्ष रखा है। समय मिलेगा तो केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के समक्ष पार्टी अपने विचारों को रखेगी।